So hi guys, welcome back to the channel. In this particular video, we are going to discuss the sample paper of physics which is being released by CBSE. तो देखो, एक तो CBSE ने आपका जुलाई एंड में सैम्पल पेपर रिलीज कर दिया है. दैट इंडिकेट्स कि आपके एग्जाम जो है मिड फैब में ही बिल्कुल लाइक कंफर्म है, स्टार्ट होंगे, बिल्कुल डिले नहीं होगा. एंड मिड फैब में लाइक पहले ऐसा होता था लाइक 2022-3 में कि इंग्लिश वगैरह का एग्जाम हो गया तो लाइक 27-8 फैब से ही मेन एग्जाम स्टार्ट होते थे. बट जो CBSE का अब जो ट्रेंड है लाइक लास्ट ईयर 21 फैब को फिजिक्स का एग्जाम हो गया था, 17 फैब को फिजिकल एजुकेशन का हो गया था. सो इन दैट वे आपके बहुत हाई चांसेस है कि आपका 15 to 25 वाले टाइम पीरियड में ही कोई मेन सब्जेक्ट का एग्जाम हो जाए. मोस्ट लाइकली हो सकता है फिजिक्स ही हो जाए. सो यू नीड टू बी लाइक वेरी केयरफुल. आपको पढ़ाई वगैरह अपनी कंटिन्यू रखनी है बिकॉज जनवरी वगैरह आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा प्रैक्टिकल में. सो यू कांट से कि हमारे पास टाइम है, प्री बोर्ड्स वगैरह में भी वेस्ट होगा. एंड सो आपको अभी से ही कंसिस्टेंट रह के पढ़ाई करनी है. सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि सैम्पल पेपर का लेवल क्या है आपका जो आया है और आपको क्यों ये मुश्किल लग रहा है. बिकॉज अभी तो आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, बट लाइक आई एम एनालाइजिंग कि जो क्वेश्चंस है जो सैम्पल पेपर में आए हैं वो कितने डायरेक्ट नोट से आए हैं, वो कितने क्वेश्चन बैंक से हो सकते हैं, कौन से बुक से ये क्वेश्चन हैं. तो उन सारी चीज़ों को आई एम रिव्यूइंग इन दिस वीडियो. सो लेट जस्ट स्टार्ट. हम सबको पता है पेपर का जो लाइक पैटर्न है वो कैसा है. 70 मार्क्स का पेपर है, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के मिलते हैं एंड टोटल 33 क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में, फाइनल एग्जामिनेशन में भी. एंड टोटल 5 सेक्शन होंगे ABCDE. सेक्शन A आपका ऑब्वियसली 16 MCQ कंटेन करेगा. सेक्शन B आपका लाइक 2 मार्क्स, सेक्शन C आपका 3 मार्क्स वाले, सेक्शन D आपका केस बेस्ड होता है 4 मार्क्स वाले और सेक्शन E आपका 5 मार्क्स वाले होंगे. ठीक है, तो आपको लाइक जितनी भी बेसिक लाइक चाहिए होता है, लेट्स से एटॉमिक मास होता है केमिस्ट्री वगैरह में, तो वो सारे आपको ऊपर ही लाइक एग्जाम में मिल जाते हैं. सिमिलरली फिजिक्स में भी आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो आपको क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए नेसेसरी होती है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी. नाउ अब लेट जस्ट स्टार्ट हर एक क्वेश्चन से. तो लाइक जो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ अ चार्ज हॉलो स्फीयर एंड अ सॉलिड स्फीयर ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर ऑफ इक्वल रेडियाई आर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. तो नाउ ये वाला क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे आंसर नहीं दे रही हूँ बिकॉज यू विल फाइंड आंसर ओवर गूगल, यूट्यूब, ChatGPT. टीचर्स विल हेल्प यू सॉल्व द सैम्पल पेपर्स. नाउ आई एम जस्ट एनालाइजिंग. तो ये जो क्वेश्चन है ये मुश्किल नहीं है इतना. अगर आपको अपने जो नोट है, इनफैक्ट अगर मैं अपने नोट से कंपैरिजन करूँ, मैंने आपको बताया है मेरे नोट्स और आपके नोट्स में क्या फ़र्क आ रहा है. मेरे नोट जो है बिल्कुल एक टॉपर नोट्स हैं एंड आई एम शेयरिंग ऑल माई नोट्स. मैंने अपने सारे फिजिक्स के नोट्स टेलीग्राम पे शेयर कर दिए हैं. केमिस्ट्री के 2-3 चैप्टर के बच्चे हैं वो आज हर हालत में हो जाएंगे और मैथ्स के सारे पेजेस भी आई एम गोइंग टू शेयर. नाउ दैट्स अप टू यू हाउ यू आर एनालाइजिंग कि कौन सा मैथ्स का पर्टिकुलर क्वेश्चन सिलेबस में है या नहीं, वो आप के ऊपर है. बिकॉज आई कांट से कि ये क्वेश्चन है नहीं है, बिकॉज मुझे तो सर बता देते थे कि ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन करना है. बट सिंस ऑल ऑफ यू वर रिक्वेस्टिंग सो आई हैव नो प्रॉब्लम शेयरिंग दैट. बट बी केयरफुल कि हाँ ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है और हमसे नहीं हो रहा, तो पैनिक मत होना. सो जस्ट चेक दैट वंस. अच्छा, फिर रिटर्निंग टू दिस पॉइंट. तो ये वाला क्वेश्चन जो है मेरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नोट्स है, तो उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन है. अगर मुझे वो पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन वाला टॉपिक जितना टीचर ने बताया, जितना मेरे नोट्स में कंसेप्ट है उतना, और उसके बाद हल्के फुल्के क्वेश्चन नोट्स वाले ही या फिर क्वेश्चन बैंक से थोड़ा बहुत मैंने बुक्स वगैरह से पढ़ लिया, वहाँ से कर रहा है. उसके बाद मेरा वो टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया. उसके बाद अगर मैं इस क्वेश्चन को देखती हूँ, ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा. तो ये इलेक्ट्रिफिकेशन वाले जो टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उससे क्वेश्चन है. डायरेक्ट नोट से जितना कंसेप्ट नोट्स में है उतना पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन डायरेक्ट हो सकता है. ठीक है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है. उसके बाद फिर जो सेकेंड क्वेश्चन है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का है. ये भी इसका जो कंसेप्ट लग रहा है इसका, ये भी मेरे नोट्स में कवर है. इससे मिलता जुलता भी क्वेश्चन मेरे नोट्स में है. एंड इनफैक्ट व्हेन यू विल डू PYQs तो ऐसा टाइप का ऑलरेडी क्वेश्चन कवर्ड है. तो लाइक हम अपनी जो सैम्पल पेपर्स होते हैं या फिर जो हमारा फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन होता है उसको हम तब देते हैं ना जब हमारे नोट्स, हमारे PYQs और हमने क्वेश्चन बैंक अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है. ठीक है, तब हम कहते हैं कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी है, उसके बाद हम जा रहे हैं. तो इतना करने के बाद अगर आप सैम्पल पेपर कर रहे हो तो इसका हर एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए. आई एम नॉट जस्ट सेइंग गो विद क्वेश्चन बैंक, गो विद बुक, गो विद PYQ. अगर आपने सिर्फ मेरे वाले नोट्स, देखो मैं मेरे वाले नोट्स बोल रही हूँ क्योंकि मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, मैंने उनको पढ़ा है. तो अगर मैं सिर्फ नोट्स की बात करूँ तो नोट्स पढ़ के ही ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कि कितने क्वेश्चन है जो डायरेक्ट मेरे नोट्स से हैं. ठीक है, या फिर कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन बैंक या बुक वाले उसमें है जहाँ हम बुक से
पढ़ रहे हैं ना जिस बुक से, तो हाँ उस बुक में अगर उस बुक को कर रखा था तो यानी कि हमने कर लिया। PYQ के है तो यानी कि नोट से मैंने पूरा अभी देखा है, ये सैम्पल पेपर एनालाइज किया है, क्वेश्चंस वगैरह को बैठ के 2-4 को सॉल्व भी किया है, एंड ट्रस्ट मी नोट से पेपर भरा पड़ा है। मतलब इतना डायरेक्ट सैम्पल पेपर लास्ट टाइम हमारी बारी में नहीं था, उससे पिछले वाला भी मैंने किया नहीं था। तुम्हारा सैम्पल पेपर बहुत डायरेक्ट आया है, दैट इंडिकेट्स कि तुम्हारा फिजिक्स का पेपर, क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा हवा उठ गया था फिजिक्स, तो आई बिलीव ये मेरी लाइक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मे बी सम ऑफ यू डोंट एग्री, बट मेरी प्रेडिक्शन थोड़ी सी सही जाती है हर बारी। मेरे अपने बैच के बारे में भी जितनी बातें मैं रिलेटेड टू बोर्ड एग्जाम बोलती थी वो सारी सही निकली है, एंड मार्क्स भी उतने ही आए हैं जितनी हर पॉइंट पे मतलब सब चीज़ सोची थी, ठीक है। तो एज पर दैट तुम्हारा फिजिक्स का पेपर जिस लेवल का सैम्पल पेपर है ना इसी के आसपास रहेगा। हल्का सा लेवल बढ़ गया तो यानी कि थोड़ा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाला बढ़ जाएगा, थोड़ी सी डेरिवेशन वगैरह, मतलब इसी के आसपास रहेगा, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा फिजिक्स का पेपर, यानी कि नोट्स के बेसिस पे आराम से हो जाएगा। तुम्हारा केमिस्ट्री या मैथ्स का पेपर कहीं ना कहीं फंसेगा, बिकॉज एज पर द बिग टीचर्स who work in CBSE and who have experience of more than 30 years, PCM में से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट का पेपर बहुत गंदा आता है। लास्ट टाइम इट वाज फिजिक्स, बहुत मीम्स बने, बहुत इंस्टा पे यूट्यूब पे बहुत इंटरनेट पे ट्रोलिंग हुई CBSE की, एंड ट्रस्ट में इस बार CBSE फिजिक्स नहीं फंसाएगा। दिस टाइम इट वुड बी ईदर केमिस्ट्री और ईदर मैथमेटिक्स, एंड माई लाइक इंट्यूशन से इट वुड बी मोर ऑफ केमिस्ट्री। मैथ्स शायद हो सकता है, बट केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर जितना मैंने देखा है, मुझे सैम्पल पेपर केमिस्ट्री का देख के लग रहा है कि दैट दिस टाइम केमिस्ट्री 2026 एग्जामिनेशन वुड बी वेरी टफ, और से things will go like different in that case, but physics will not be that difficult। तो फिजिक्स में अपनी जितना मैं बताती हुई चलती हूँ उतना करते हुए चलो, और नोट्स जो मेरे नोट्स है यार उसको जरूर पढ़ो, उसमें से तुम्हारा पेपर है, और मेरे जितने लेवल के नोट्स है वैसे नोट्स बनाओ अपने भी, ठीक है, उनकी हेल्प लो, वहीं से पेपर आएगा। उतना भी आता है तो भी तुम्हारे को मैं कह रही हूँ भाड़ में जाए क्वेश्चन बैंक, भाड़ में जाए बुक्स, भाड़ में जाए PYQs, उतने नोट्स भी अगर तुमने अच्छे से कर रखा है तो भी तुम लाइक आउट ऑफ 70 यू आर लाइक उतना करने के बाद तो 50 प्लस तो तुम आराम से जा ही रहे हो आउट ऑफ 70, यानी कि 100 आउट ऑफ 80 प्लस तो सिर्फ नोट से सिक्योर कर रहा है, तो बाकी 90 प्लस 100 भी लाने हैं तुम्हें। देन यू नीड PYQs क्वेश्चन बैंक की बिल्कुल टिप्स पे रिस्क नहीं लेना, तब की बात है, बट नोट्स भी अगर अच्छे से है तो भी हो जाएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू ईच एंड एवरी क्वेश्चन, कहाँ से है सारी चीज, तो ये भी डायरेक्ट नोट्स में आपको मिल जाएगा। देन मूविंग फॉरवर्ड स्पेसिफिकली टू द थर्ड क्वेश्चन, ये वाला डायरेक्ट AC वाले चैप्टर से है, नोट्स वगैरह अच्छे से पढ़ो तो डायरेक्ट नोट से है चैप्टर क्वेश्चन। देखो नोट्स में ना आपको कंसेप्ट पता लग जाएगा, कंसेप्ट पता लगने के बाद ना आपको अप्लाई करना आना चाहिए, और वो अप्लाई करने के लिए ही हम बोलते हैं कि बुक्स करो, क्वेश्चन बैंक करो, ये करो वो करो। बिकॉज दिक्कत क्या है ना कि आपको कंसेप्ट पता है, आपने सीख लिया कि अच्छा अगर मान लो रेजिस्टर लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इस केस में फेजर डायग्राम कैसा बनता है, ठीक है, वेव डायग्राम कैसा बनेगा, बट द ओनली थिंग इज दैट आपको अप्लाई करना नहीं आ रहा। आपको वो कंसेप्ट पता है बट आपको यहाँ नहीं लग रहा कि किस केस में करंट लीड करता है EMF से, किस केस में EMF लीड करता है करंट से, बट आपको अप्लाई करना नहीं आ रहा। तो वो अप्लाई करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये डायरेक्ट नोट से ही था, ठीक है। ये वाला भी ये EMF से डायरेक्ट नोट्स में है, मेरे डायरेक्ट नोट्स में। ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट हल्का फुल्का नोट्स में है, बट लाइक मेरे ऑप्टिक्स के नोट्स अच्छे नहीं है। मेरे ऑप्टिक्स के नोट्स में ना क्या था, मैंने सारे लाइक जो थ्योरी वाला पार्ट है, कंसेप्चुअल वाला पार्ट है वो लिखा हुआ है, और ऑप्टिक्स मेरी अच्छे से हुई भी नहीं थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत ऑप्टिक्स ने रुलाया है, बिकॉज देर आर सो मेनी रीजंस बिहाइंड इट दैट आई कुडंट शेयर पब्लिकली, बट ऑप्टिक्स नहीं हुई थी अच्छे से। एंड बट जैसी भी हुई थी ऑप्टिक्स, तो उसके न्यूमेरिकल अलग से मैंने रफ नोटबुक वगैरह में करे थे। तो ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन हर बुक में आपको मिलेगा, नो मैटर आप कौन सा क्वेश्चन बैंक ले रहे हो, कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो, बट ये हर बुक में क्वेश्चन होगा ही होगा। अगर कोई अच्छी बुक है तो उसमें क्वेश्चन होगा ही होगा ये वाला। तो ये भी लाइक देखो, अगर हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट हम पढ़ के जा रहे हैं अच्छे से, तो यानी कि हमने क्वेश्चन कर रखा है। अच्छे से पढ़ना यानी कि अच्छे से रिसोर्सेज को कवर अप करके चलना, तो यानी कि उन रिसोर्सेज में आप ये ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हो और उसके बाद आप पेपर देने जा रहे हो, तो आपका हुआ होगा क्वेश्चन, तो आप आराम से पेपर में कर लोगे। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था।
यानी कि आपने देख रखा था, यानी कि कोई ऐसा नया नहीं था कि हमसे नहीं होगा। ठीक है, फिर ये वाला क्वेश्चन भी ऑप्टिक्स का ही है, नोट्स में कंसेप्ट बेस्ड है, उसको बस अप्लाई करना है यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में आपको। देन एटम्स न्यूक्लियर का ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये हर मेरी नोटबुक में इतने सारे क्वेश्चन है सेम टाइप के। ठीक है, देन उसके बाद ये मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ना PYQ है CBSE का, इस टाइप के क्वेश्चन प्लीज जरूर देख के जाना, इससे मिलते जुलते 2-4, बिकॉज CBSE का ना ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, आपको हर एग्जाम के सेट में इससे मिलता जुलता क्वेश्चन एक जरूर दिखेगा, और स्कूल एग्जामिनेशन में भी इससे मिलता जुलता, बिकॉज मैंने हर जितने भी फिजिक्स के सैम्पल पेपर, बोर्ड के पेपर, अपने स्कूल के पेपर दिए हैं, इनफैक्ट अब ये वाला पेपर भी देख रही हूँ, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन जरूर होता है पेपर में। सो उसके बाद फिर मैग्नेटिज्म, थोड़ी सी यूनिट मेरे को पर्सनली बहुत गंदी लगती थी, मेरे से नहीं पढ़ी जाती थी वो यूनिट, बट CBSE की भी मैग्नेटिज्म फेवरेट यूनिट है, मैग्नेटिज्म से बहुत क्वेश्चन आते हैं, सो बी केयरफुल विद दैट। ठीक है, अच्छा अब ये वाला क्वेश्चन जो है स्पेसिफिकली मैं मान सकती हूँ थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे काइनेमेटिक्स मिक्स कर रखी है। ठीक है, वैसे तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, वो जितना 9th लेवल का था उतना ही, बट फिर भी मैं मान सकती हूँ कि चलो 11th मिक्स कर दी काइनेमेटिक्स, तो तुम्हारे को थोड़ा डर लग सकता है, तो ठीक है एक MCQ मान लो कि नहीं हुआ, बट इतना भी लेवल नहीं था। अगर तुम्हारा इतना बड़ा पेपर है 33, तो इट्स मोस्ट लाइकली कि तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आएंगे, सो जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन एंड मूव फॉरवर्ड। बट इस टाइप के क्वेश्चन आप सीखो, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन भी बुक्स वगैरह में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी काइनेमेटिक्स मिक्स करते हैं जब इलेक्ट्रॉन गिर रहा है, तो उस टाइप के क्वेश्चन मेरे नोट्स में, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली यूनिट में उस टाइप का क्वेश्चन मेरे नोट्स में कर रखा है लेट्स से, तो उसके बाद मैग्नेटिज्म, आपको कंसेप्ट तो पता लग गया कि काइनेमेटिक्स का ऐसे यूज होता है, वही सेम चीज बस मैग्नेटिज्म में यूज होगी, तो ज्यादा डरने की बात नहीं है। कंसेप्ट 2-4 हो सकता है मिक्स हो जाए, थोड़ा सा लेवल ऊपर जा सकता है, मैं बोल रही हूँ। ठीक है, बट पेपर इतना मुश्किल भी नहीं आएगा, बट हाँ अगर आपके नोट्स अच्छे से हुए हुए तो ये सारे क्वेश्चन इजिली हो जाएंगे, ज्यादा बड़ी बात नहीं है बस। हाँ यही है कि आपको अप्लाई करना आना चाहिए, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए बोलते हैं कि बुक्स करो, क्वेश्चन बैंक करो, बिकॉज जब अप्लाई करना नहीं आएगा, प्रैक्टिस करनी नहीं आती, तो प्रॉब्लम होती है। फिर ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी डायरेक्ट है, लाइक ये तो नोट से डायरेक्ट है। ठीक है, ये वाला भी डायरेक्ट नोट से है, एटम्स न्यूक्लियाई से। फिर उसके बाद देखो, अब जो ये वाला है 12th वाला, इसमें राइट हैंड थंब रूल लगेगा, तो वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा रूल लग रहा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। ठीक है, तो इस टाइप से फिर आपके लिए चीजें ईजी हो जाएगा करना। फिर एजर्शन रीजन, ये सारे एजर्शन रीजन लाइक डायरेक्ट नोट्स है, तो 4 नंबर तो आपके फ्री के ही है, बस आपको ये एनालाइज करना होता है मेनली। एजर्शन रीजन की ट्रिक होती है, पहला देख लो एजर्शन ट्रू है कि फॉल्स है, रीजन ट्रू है कि फॉल्स है, इतना देख लिया ट्रू फॉल्स देखने के बाद, देन व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट इज कि देखो कि क्या उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एक्सप्लेनेशन में ही होती है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आई वुड से एक्सप्लेनेशन पता लग जाती है मोर ओपनली, क्योंकि हमें पता होता है कि हाँ इसके पीछे रीजन क्या है, बट मेन कंफ्यूजन AB में होती है। बट एजर्शन रीजन बहुत ईजी है, लाइक डायरेक्ट देखो नोट से ही है सारे के सारे कंसेप्ट बेस। देन सेक्शन B, लाइक मुझे ऐसा था कि लाइक MCQ अगर इतनी इजी दे दिए तो मे भी हो सकता है आगे पेपर मुश्किल हो, बट पेपर बहुत इजी है, लाइक डायरेक्ट नोटबुक से जो न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट हुए हुए हैं ना, सेम टू सेम वही उठ के आए हुए, ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ा। जैसे ये देखो, ये EMF का एक न्यूमेरिकल फिक्स होता है, वो 3 मार्क्स वाला, वही सेम 2 मार्क्स में आया हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट मेरी नोटबुक में है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऑलरेडी हुआ है। देन ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक से है, नोट्स में है डायरेक्ट। ठीक है, फिर डायरेक्ट ध्यान दो डेरिवेशन ही दे रखी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट उसमें से है, मैग्नेटिज्म वाली यूनिट से। देन ये वाला एटम्स न्यूक्लियाई से डायरेक्ट है, ये ड्यूअल नेचर से डायरेक्ट है, यानी कि 2 मार्क्स के तो सारे आपके डायरेक्ट जो नोट्स वाले हैं वही सेम टू सेम यहाँ दे रखे है। देन 3 मार्क्स में भी है, देखो रेक्टिफायर दे रखा है, यहाँ पे किर्चॉफ लॉ पूरा दे रखा है, डिपेंड कर रहा है कि न्यूमेरिकल सॉल्विंग वाले दे रखे हैं कि उन्होंने थियोरेटिकल बेस दे रखे हैं, सारी चीज कैसे है। देन इसके बाद देखो, ये वाला क्वेश्चन हर जगह आपको बुक्स में, नोट्स में, मेरे नोट्स में मिलेगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियर फ्यूजन वाला, क्यू फैक्टर वाला क्वेश्चन एंड दोस टाइप। देन वी हैव कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये वाले क्वेश्चन फेमस है, लाइक ऑप्टिक्स के यहाँ पता है आते आते, तो वो क्वेश्चन जो फिक्स है ना कि हाँ वही है, वही सेम क्वेश्चन दे रखा है। अब CBSE क्या कर सकता है, तुम्हारा जो फाइनल 2026 होगा कि देखो वो पेपर ऐसा ही देगा, ज्यादा लेवल नहीं उठाएगा, बट हाँ ये कर सकता है कि ये तो पता है कि हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और ये आया हुआ है, बट जो कम इंपॉर्टेंट वाले हैं जिसपे बच्चे ध्यान नहीं देते, हो सकता है CBSE वो वाला उठा के दे दे। सो दैट्स वाई आई रिकमेंडेड यू ओसवाल इन द प्रीवियस वीडियोज, बिकॉज वहां पे ना मेरे को जो प्रेडिक्टिव पेपर दे रखा है वो बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज उन्होंने वही टॉपिक्स जो बच्चे छोड़ के जाते हैं ना, कि छोड़ के जाता है बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है, CBSE ला सकता है, वो दे रखा है, तो उसकी एक लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो दैट्स वाई इट बिकेम इम्पॉर्टेंट, ज्यादा कुछ नहीं।
सारी चीज़ नोट से ही है नहीं तो मेनली, ठीक है। उसके बाद देखो ये भी डायरेक्ट हाइजीन प्रिंसिपल पता होता है कि आता ही है तो डायरेक्ट दे रखा है। हाँ, फिर इसके बाद अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन मुझे ऐसे लगे जो लाइक ऐसा होता है कि नोट्स में शायद ना कवर हो, मेरे नोट्स में भी नहीं थे। सो मेरे को हल्का फुल्का मैं स्टार्ट कर दूंगी, बट हो सकता है फाइनल एंड तक मैं इन तीनों के आंसर्स तक ना पहुंचूं। बट ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने नोट्स के तो ये तब होंगे क्वेश्चन जब आपने वो पीवाईक्यूज, वो बुक वाला स्टेज जो क्वेश्चन बैंक वाला स्टेज है उसको क्रॉस कर। Now, since I'm emphasizing over the question bank notes and a better content, and to all my new viewers and the students who have not purchased this book yet, I am again telling you that this is the only question bank that you need to score 90 plus in physics, and not just about physics, in all the subjects like chemistry and mathematics. And since I have shown you the proof that CBSE sample paper is directly from the notes and these question banks, so it's the high time that you need to get this book, because in a single book you are getting each and everything, the 10-year PYQs, getting the in-depth syllabus analysis, because sometimes even the teachers are confused. Like last time it happened with me that polarization topic was not deleted, but we have not studied believing that it was deleted. So each and every unit, each and every chapter syllabus in-depth analysis is given in this book, and so that there would be no confusion कि एक टॉपिक है या नहीं है. So सिलेबस बहुत बहुत डीप में जाके पहले ही मतलब क्लियर कर दिया है कि ये टॉपिक है नहीं, तो आपको कोई कंफ्यूजन होगी ही नहीं जब आप आगे पढ़ना स्टार्ट करोगे. एंड देयर आफ्टर नॉट जस्ट सिलेबस, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस यहाँ पे दिए हुए हैं. अब सीबीएसई कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, वही घिसा पिटा गोस्ट थ्योरम नहीं चलाता है, टॉपिक्स चेंज कर रहा है, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन आता है. तो ये आपको बताता है किस टॉपिक से हाई चांस है आने के. तो 2026 एग्जाम में क्या रिवीजन प्लान होना चाहिए कि किस तरह से पढ़ो कि वो प्रेडिक्टिव है कि वहाँ से पेपर आएगा. एंड नॉट जस्ट डेट, ये आपको दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली के जितने भी एग्जामिनेशंस हुए थे 2025 एग्जाम में, जो हमने कहा था सीबीएसई का टफेस्ट पेपर है, वो सारे पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करके जाओ. तो आपको सेम बुक में ही इसी क्वेश्चन बैंक में आपको सारे के सारे दिल्ली के, आउटसाइड दिल्ली के सेट्स मिल जाते हैं, अलॉन्ग विद द आंसर सब सोल्व और इन डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन. एंड हर चैप्टर में आपको स्टार्टिंग में स्टडी अलर्ट पॉइंट्स मिलते हैं कि किस टॉपिक का ध्यान रखते हुए चलना है. आपको माइंड मैप्स इस चैप्टर में, हर चैप्टर जब स्टार्ट होता है, हर यूनिट स्टार्ट होती है तो उसके माइंड मैप्स आपको मिल जाते हैं. एंड हर चैप्टर के स्टार्टिंग में रिवीजन नोट्स है जो ब्यूटीफुली माइंड मैप्स, जो साथ में कार्ड्स हैं, प्ले कार्ड्स हैं, उनके साथ एक्सप्लेन करे गए हैं, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, बेसिक टू एडवांस लेवल पे मूव करता है, हर टॉपिक को इन डेप्थ तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है, टॉपिक वाइज थ्योरी है, टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एजर्शन, रीजन सब है. और ये ब्यूटीफुल तरीके से जो प्ले कार्ड्स है इनके थ्रू चीजें एक्सप्लेन कर रखी है, निमोनिक्स की फॉर्म में चीजें हमें बता रखी है, सो दैट इट वुड बी इजी. देन हमारे को की फॉर्मूलाज दे रखे हैं एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल है, सो दैट ईच एंड एवरीथिंग बिकम इजी फॉर अस. और हमारे बोर्ड एग्जाम में जैसे लेवल है सीबीएसई का जो आएगा उस टाइप के सारे क्वेश्चन है, और जिस टाइप के क्वेश्चन अभी दे रहा है, सो टॉपर्स आंसर भी आपको यहाँ मिल जाता है. सो यू आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग इन अ सिंगल बुक, लाइक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, एंड you are being told about commonly made error. You are given the assess yourself region so that you can mark the topics which you have been weak or which you have completed strongly, and you are given a space to create your own mind maps. Also, the best feature about this book is that you are getting a test after each chapter, so that you can test yourself, how much in a better way you have covered a chapter. So overall you are getting revision notes, mnemonics, key formulas, examples, the long answer type question, short answer type question, competency based questions. You are told about the commonly made error. So each and everything you are getting in a single book, the test at the end of the chapter. So you don't have to go anywhere. Also you're getting the mind map, so you can use the coupon code as Alicia 10 and use the link to buy this. क्वेश्चन ऐसे है, तो दैट्स वाई टू स्कोर लाइक ये पेपर ऐसा है जो कि एक फेल होने वाला बच्चा फेल नहीं हो सकता, एक एवरेज बच्चा एक एवरेज मार्क्स स्कोर कर सकता है, और एक टॉपर एक फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर सकता. बिकॉज अगर एक टॉपर सिर्फ नोट्स पढ़ के जा रहा है तो उसे 3 क्वेश्चन करना, उसमें मार्क्स स्कोर कर पाना मुश्किल हो जाएगा. सो दैट्स वाई इट बिकम इम्पॉर्टेंट दैट यू नीड टू टच ईच एंड एवरी एस्पेक्ट. वी नीड टू प्रिपेयर
ourselves for the fullest कि हर चीज में हम अपना बेस्ट दें, हमें अपने नोट्स, PYQs, क्वेश्चन बैंक, ये 3 स्टेप बहुत अच्छे से करने हैं. एंड ट्रस्ट मी, दीज 3 स्टेप्स आर इनफ टू स्कोर 90 प्लस, 95 प्लस एंड इवन 100 इन फिजिक्स एग्जामिनेशन. फिजिक्स इतनी मुश्किल नहीं है, बच्चे फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हैं जाके, नोइंग दैट ऐसा कुछ भी नहीं होता है. लाइक ट्रस्ट मी, फिजिक्स के लिए बहुत ज्यादा हवा बना रखा है, बट फिजिक्स इज नॉट दैट डिफिकल्ट. बस उन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलो, नोट्स, PYQs एंड बुक और क्वेश्चन बैंक, व्हाटएवर व्हिच यू फील लाइक टेकिंग, बट दिस इज द ओनली वे टू स्कोर गुड मार्क्स. ओके, देन सेक्शन डी. देखो, जो सेक्शन डी है ये केस बेस्ड है. केस बेस्ड जो है ना, ये केस बेस्ड में सेमीकंडक्टर से ही आपको मोस्ट लाइकली मिलेगी, क्योंकि ना ज्यादातर सेमीकंडक्टर से ही आती है. आप आर्यन का सैम्पल पेपर और बाकी वगैरह सैम्पल पेपर, ओसवाल, जितने भी सैम्पल पेपर वगैरह देखोगे, उनमें ना मैंने जब सॉल्व किया लास्ट टाइम, सब में ना एक आधा सैम्पल पेपर छोड़ के जिसमें सेमीकंडक्टर की केस स्टडी नहीं थी, सिर्फ एक आधा, नहीं तो आउट ऑफ 17-15 सैम्पल पेपर्स, हर एक सैम्पल पेपर में मुझे सेमीकंडक्टर की केस स्टडी मिली है. तो बट हाँ, ये है, मैंने इसकी जो केस स्टडी देखी मुझे हल्की सी मुश्किल लगी, हल्की सी मुश्किल इन द सेंस, क्योंकि देखो सेमीकंडक्टर इजी चैप्टर हो गया, तो आपको ये जो केस बेस्ड वाले है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक इंपॉर्टेंट आता है कि आप केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चन है उनको पहले से ही प्रैक्टिस करते हुए चलो वगैरह जो आएंगे, तो उसमें से आप क्या करो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस वगैरह. ठीक है, तो लाइक ये क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे, बट यू नीड प्रैक्टिस फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो इसलिए बुक्स वगैरह इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब ये वाला जो ड्यूअल नेचर वाले से केस स्टडी है, ये नोट से हो जाएगी डायरेक्ट, बट आपको कंसेप्ट अप्लाई करना आना चाहिए. तो जिन बच्चों की एप्लीकेशन वाला पार्ट वीक है, कि पता लग जाता है बट नहीं हो पा रहा अप्लाई करना, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है. तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एडवांस में. ठीक है, देन सेक्शन ई जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, यार ये तो बहुत प्रेडिक्टेबल है कि 5 मार्क्स में यही आएगा और वही आए हुए. हाँ, 5 मार्क्स में से मुझे थोड़ा सा एक ये वाला क्वेश्चन लगा, क्योंकि इसमें ना कंसेप्ट का नोट्स में है, बट अप्लाई करना तो कुछ बच्चों से नहीं होगा, बट कुछ से हो भी जाएगा, तो थोड़ा सा लाइक ये देखने वाला क्वेश्चन मुझे लगा. तो वरना सारे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन है कि हाँ पता है ये 5 नंबर में आता है, तो वही उठ के आए हुए हैं डायरेक्ट. ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं था, गैल्वेनोमीटर आया हुआ है, ट्रांसफॉर्मर आया हुआ है, वर्किंग वगैरह, तो सारे वो 5 नंबर के जो फिक्स क्वेश्चन होते हैं वैसे ही. तो लाइक CBSE ने बहुत, आई वुड से, पहले के कंपैरिजन में फिजिक्स का लेवल गिरा दिया है. फिजिक्स इतनी मुश्किल नहीं आएगी, आई एम स्टिल सेइंग, इतना मत डरो फिजिक्स से. फिजिक्स सबसे तुम्हारा आराम से निकल जाएगा. तुम फंसोगे इस साल केमिस्ट्री में, देख लेना. केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट जो तुम्हारा थोड़ा सा CBSE खेलेगी इस साल, इधर केमिस्ट्री और मैथ्स, दैट डिपेंड्स ओवर CBSE, बट फिजिक्स इतना टफ नहीं आएगा. तो फिजिक्स में 3 स्टेप मैं बार बार बोल रही हूँ, नोट्स, PYQs, क्वेश्चन बैंक और अ पर्टिकुलर बुक विच एवर यू आर यूजिंग. बट माई रिकमेंडेशन फॉर द बुक वुड बी ऑल्सो, बिकॉज देखो क्या है ना, केस बेस्ड वगैरह जो पहले वाली बुक्स हैं जो हम लाइक मोटी मोटी वो वाली, उनमें नहीं है, तो इसलिए इजी है ना. जो 2026 के लिए फाइनल एग्जाम जैसा आ रहा है, उसके लिए पढ़ के चलो, क्योंकि देखो एक 500-600 रुपये तो लग जाएंगे, आई अग्री. ठीक है, लेना बुक्स बार बार एंड ऑल दोस थिंग, बट एटलीस्ट 95 प्लस मार्क्स तो आ रहे हैं ना, तो कुछ नहीं जाता. एक बार थोड़ा सा स्पेंड कर दो, एंड ट्रस्ट मी, इन 3 स्टेप्स के अलावा आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. एंड यू नीड टू जस्ट फॉलो नोट्स, और मैं कहूंगी भाड़ में आए 2 स्टेप भी पीछे के. नोट्स जितने ज्यादा करोगे, एंड यूज माई नोट्स, उनकी हेल्प लो. नोट्स जितने ज्यादा करोगे उतने ज्यादा 90 प्लस के पास जाओगे. बस हाँ, ये अगर आपका एप्लीकेशन पार्ट कंसेप्ट समझ आ जाता है, अप्लाई नहीं होता, तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, बिकॉज द मोर यू विल प्रैक्टिस, द मोर यू विल फाइंड आंसर फॉर योर सेल्फ, मोर you will be able to score good marks. So that was all about from my side. Wish you all the best for the exams that you will going to give in 2026, and just be consistent, study hard, and each and everything would be all right.